आखिर कैसे एक गरीब घर का लड़का बन जाता है वर्ल्ड का फर्स्ट बिलियनियर। ये एक ऐसे बिलियनियर थे जो बिजनेस को वॉर की तरह ट्रीट करते थे और इनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को बैंकरप्ट करा के अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर चुका था। मैं बात कर रहा हूँ जॉन डी रॉकफेलर की, जो ऑयल इंडस्ट्री के टाइटन कहे जाते थे। जॉन की स्टोरी एक ऐसी रैग स्टोरी जैसी स्टोरी है जिसमें वे सोसाइटी के सबसे पुअर क्लास में जन्म लेने के बावजूद भी वे दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बन जाते हैं। बट इस स्टोरी को शुरू से समझने के लिए मुझे आपको ईयर 1839 में ले जाना होगा। जॉन डी रॉकफेलर का जन्म 1839 में न्यूयॉर्क में एक गरीब परिवार में हुआ था। जॉन की मदर अपनी ही फैमिली फार्म पर काम करती थी, बट जॉन के फादर विलियम रॉकफेलर, जो कि डेविल बिल के नाम से जाने जाते थे, वे फैमिली फार्म पर काम करने के बजाय लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाते थे और कई बार तो बिल कई महीनों के लिए अपने टाउन से गायब हो जाते थे, जिसकी वजह से जॉन और उनकी बहन को उनकी मदर अकेले ही संभालती थी। बट कुछ समय के बाद जब बिल वापस आते थे तब वे कई सारे खिलौने और गिफ्ट्स लेकर आते थे। जॉन ने देखा कि जब उनके फादर नहीं रहते थे तब उनकी और उनके फैमिली की लाइफ बहुत खराब हो जाती थी। उन्हें ना ही ठीक से खाने को मिलता था और ना ही उनके पास ठीक से पहनने को कपड़े हुआ करते थे और यहाँ तक कि उन्हें टूटे हुए पुराने घर में रहना पड़ता था। जॉन के फादर बिल जब भी अपने टाउन को छोड़कर दूसरे टाउन में जाते थे तब वे अपना नाम विलियम रॉकफेलर से बदलकर डॉक्टर विलियम लिविंगस्टन कर लेते थे और वे एक टाउन से दूसरे टाउन में नकली दवाइयों को बेचते थे। बिल यहाँ तक कि लोगों को कन्विंस कर लेते थे कि उनकी दवाइयों से कैंसर तक भी ठीक हो जाता है। बिल अपने फैमिली पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से जॉन जब स्कूल से वापस आते थे तब उन्हें अपनी मदर के साथ फार्म पर काम करने के लिए जाना पड़ता था। जॉन भले ही 10 साल के थे, लेकिन वे कभी भी अपने जिम्मेदारियों से नहीं भागे और वे अक्सर अलग अलग तरीकों से पैसे कमाकर अपनी मदर को देते थे। जॉन पैसे कमाने के साथ साथ रेगुलर स्कूल भी जाते थे। जॉन की फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल हो ही रही थी, तभी जॉन के फादर बिल के ऊपर एक यंग वुमेन को सेक्सुअली असॉल्ट करने का आरोप लग जाता है। हालांकि ये चीज प्रूव नहीं हो पाई, बट फिर भी जॉन और उनकी फैमिली को लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह पर जाना पड़ा। इतना कुछ होने के बावजूद भी बिल अपनी फैमिली के पास ना आकर किसी दूसरे स्टेट में जाकर किसी और वुमेन से शादी कर लेते हैं। बिल के इस सीक्रेट लाइफ के बारे में किसी को भी पता नहीं था और इसकी वजह से जॉन के ऊपर अब और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी थी। जॉन को स्कूल से आने के बाद जितना भी टाइम मिलता था वे उसमें अलग अलग काम करके पैसे कमाते थे। फाइनली जब जॉन 16 साल के हुए तब उन्हें क्लीवलैंड ओहायो में एक घर मिल जाता है। जॉन का अब स्कूल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, जिसके बाद जॉन कॉलेज जाने के बजाय क्लीवलैंड में अलग अलग जगह पर जॉब की तलाश करने लगे। बट लोग जॉन का मजाक बनाते थे क्योंकि वे बस 16 साल के थे। कई सारी रिजेक्शन के बाद 26 सितंबर 1855 को जॉन को फाइनली एक बुक कीपिंग का जॉब मिलता है। जॉन का ये पहला जॉब था, जिसकी वजह से जॉन हर साल 26 सितंबर को जॉब डे सेलिब्रेट करने लगे। जॉन के लिए ये डेट उनके बर्थडे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। जॉन को इस जॉब से कई सारी चीजें सीखने को मिली थी। एक बार जॉन के बॉस $4000 का चेक अपने सेफ में रखते हैं। जॉन को सेफ का कॉम्बिनेशन पता था और जॉन उस $4000 के चेक को अपने हाथ में लेकर फील करना चाहते थे। तो जॉन ने उस चेक को हाथ में लिया और उसी दिन ही ये कसम खाया कि मैं भी एक दिन अपने बॉस के जितना ही पैसे कमाऊंगा। उस वक्त जॉन को हर साल $200 मिल रहा था, बट जॉन के हार्डवर्क को देखकर उनके बॉस ने जॉन की सैलरी $200 से बढ़ाकर $300 पर ईयर कर देते हैं। उस टाइम का $300 आज के 9 से 10 लाख रुपए के बराबर है। जॉन जितना भी पैसे कमाते थे उसका 10% हमेशा वे चैरिटी में दे देते थे। 2 साल के बाद एक रिसेशन आ गया और जिस फर्म में जॉन काम करते थे वो बंद हो गया। जॉन के पास 2 साल का एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से उनके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था कि वे भी अपनी एक कंपनी रन कर सकते थे। तो जॉन ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने ही एक फ्रेंड मॉरिस क्लार्क के साथ क्लार्क एंड रॉकफेलर नाम की कंपनी शुरू किए, जिसमें वे सभी तरह के अनाज, मीट, मछली को खरीद कर बेचने लगे। जॉन भले ही कम उम्र के थे, लेकिन वे अपना इमेज ऐसा बना कर रखे थे कि हर कोई उन्हें मिस्टर रॉकफेलर के नाम से बुलाता था। जॉन का बिजनेस किसी तरह चल रहा था, तभी अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हो गया और इस वॉर की वजह से नॉर्दर्न स्टेट्स की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, स्पेशली क्लीवलैंड को, जहाँ पर लोकल फूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से ईयर 1862 में जॉन और मॉरिस को $17,000 का प्रॉफिट मिला, जो कि आज के समय में $5 लाख यानी कि लगभग 4 करोड़ रुपए के बराबर है। जॉन को अब पैसों का लॉटरी लगना शुरू हो चुका था और फिर जॉन के हाथ में एक और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही थी। देखो, उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी से पहले लोग अपने घरों में लालटेन जलाते थे, जो कि क्रूड ऑयल से जलता था। ईयर 1859 में किसी ने पेंसिल्वेनिया में जमीन से क्रूड ऑयल निकालने का नया तरीका डिस्कवर किया। इस तरीके का इस्तेमाल करके
लोग क्रूड ऑयल से बहुत पैसे बना रहे थे और इसी टाइम पर एक सैम्यूल एंड्रयूज नाम का आदमी इन्वेस्टर की तलाश कर रहा था, जिसकी मदद से वो क्लीवलैंड में क्रूड ऑयल रिफाइनरी सेटअप कर सके। एंड्रयू के पास एक यूनिक प्लान था। एंड्रयू ने डिस्कवर किया था अगर क्रूड ऑयल में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाए तो वो प्यूरिफाई होकर केरोसिन में बदल जाता है और केरोसिन क्रूड ऑयल से ज्यादा लाइट इमिट करने के साथ साथ ज्यादा टाइम तक जलता था। जॉन को जैसे ही ये बात पता चली तो वे तुरंत ही $4000 एंड्रयू को लोन दे दिए। एंड्रयू ने ऑयल रिफाइनरी सेटअप किया और प्रॉफिट्स आने शुरू हो गए। अभी तक जॉन और मॉरिस अपने फूड रीसेलिंग वाले बिजनेस पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, पर जब जॉन और मॉरिस ने देखा कि ऑयल रिफाइनरी से सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तब उन्होंने अपने प्रोड्यूस बिजनेस को कम्प्लीटली बंद करके पूरी तरह से ऑयल के बिजनेस में चले गए। कुछ टाइम के बाद जॉन और मॉरिस ने देखा कि ऑयल इंडस्ट्री में एक बड़ी दिक्कत हमेशा रहती थी, सप्लाई की। कभी ऑयल की सप्लाई कम होने की वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाते थे, तो कभी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से ऑयल के प्राइस एकदम कम हो जाते थे, जिसकी वजह से जॉन के पार्टनर मॉरिस ने 1865 में अपना सारा शेयर जॉन को सेल कर दिए और अब जॉन अकेले ही किसी तरह अपने बिजनेस को चला रहे थे। बट तभी एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड पेंसिल्वेनिया के ऑयल रीजन्स में पाया गया और जॉन को ये भरोसा हो गया कि ऑयल की सप्लाई कभी खत्म नहीं होने वाली है। वे किसी ऐसे आदमी की तलाश करने लगे जो इस बढ़ती कंपटीशन में भी बिजनेस को अच्छे से रन कर पाए और फिर जॉन मिलते हैं हेनरी फ्लैगलर से। हेनरी की बिजनेस करने का तरीका बहुत ब्रूटल था। वो अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। हेनरी ने शुरुआत में बिजनेस को अच्छे से संभाला, जिसके बाद जॉन ने अपने कंपनी का नेम चेंज करके स्टैंडर्ड ऑयल कर दिया। बट मार्केट में अब कई सारी कंपनी आ रही थी जो कि सेम केरोसिन ऑयल सेल कर रही थी। स्टैंडर्ड ऑयल की केरोसिन अब यूनिक नहीं रहे, जिसके बाद जॉन और हेनरी अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से खत्म करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगे और उन्हें मिली भी। दरअसल उस वक्त अमेरिका में 3 बड़ी रेलरोड कंपनीज थी। पहला न्यूयॉर्क सेंट्रल, दूसरा ईरी रेलरोड और तीसरा सबसे बड़ा पेंसिल्वेनिया रेलरोड। क्लीवलैंड में जितनी भी ऑयल कंपनीज थी, सब अपना ऑयल इन्हीं तीनों रेलरोड कंपनीज के थ्रू ही बाकी जगहों पर पहुंचाती थी, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड ऑयल। बट पेंसिल्वेनिया रेलरोड को क्लीवलैंड में ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से पेंसिल्वेनिया रेलरोड ने अपनी क्लीवलैंड वाली लाइंस को बंद कर दिए और जाते जाते ये अफवाह फैला दिए कि क्लीवलैंड में सारे ऑयल खत्म होने वाले हैं और सारी कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी। इस अफवाह के फैलने के बाद स्टैंडर्ड ऑयल और कुछ गिनी चुनी कंपनियों को छोड़कर लगभग सभी कंपनियां अपने ऑयल बिजनेस को क्लीवलैंड में बंद करके दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए और इस इंसिडेंट की वजह से ईरी रेलरोड और न्यूयॉर्क सेंट्रल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और जॉन इस बात को अच्छे से जानते थे। तो जॉन ने इस मौके का फायदा उठाकर दोनों रेलरोड कंपनीज के पास गए और उनसे एक सीक्रेट डील साइन करवा लिए कि स्टैंडर्ड ऑयल के सभी बैरल्स को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट को जॉन के लिए 75% घटा दिया जाए, जिसके बाद जॉन को तो ट्रांसपोर्ट चार्ज 75% कम देना पड़ रहा था, पर बाकी सभी कंपनीज को पूरा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ रहा था। और इसी टाइम पर जॉन ने कुछ ऐसा किया जिससे ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटर्स बैंकरप्ट होने वाले थे। जॉन अपने ऑयल के प्राइस को कम कर दिए, जिसकी वजह से बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स को भी अपने अपने ऑयल के प्राइस कम करने पड़े। प्राइस कम करने के बाद भी जॉन प्रॉफिट बना पा रहे थे, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर्स के पास प्रॉफिट्स तो छोड़ो, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के भी पैसे नहीं बचे। जॉन ने इसके बाद भी अपने ऑयल के प्राइस को और कम कर दिया, जिससे सिर्फ गिने चुने कंपनीज को छोड़कर लगभग सभी कंपनीज बर्बाद हो गयी। जॉन अब पूरे ऑयल इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे थे, पर अब जॉन इसे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते थे और जॉन ने एक और स्ट्रेटजी लगाई। जॉन के कंट्रोल में 2 रेलरोड कंपनीज थी, जिसके बाद जॉन तीसरी कंपनी पेंसिल्वेनिया रेलरोड के पास चले गए और तीनों रेल कंपनीज के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, जिसमें यह था कि जॉन अपने सारे ऑयल को सिर्फ इन्हीं तीनों कंपनीज के थ्रू ही एक्सपोर्ट करेंगे और अगर जॉन का कोई कॉम्पिटिटर अपना ऑयल इस रेल कंपनीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसका 50% कमीशन सीधे जॉन को मिलेगा और साथ ही कितना तेल कौन सी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, इन सभी की भी इंफॉर्मेशन जॉन को दी जाएगी, जिसकी मदद से जॉन ऑयल के प्राइस को कभी भी कम कर देते थे। जॉन के कॉम्पिटिटर्स इतना ज्यादा लॉस में आ गए कि उन्हें अपनी कंपनी को बेचना पड़ा और जॉन ने इन सभी कंपनीज को स्टैंडर्ड ऑयल में मर्ज कर लिए। जॉन अब पूरी अमेरिका का 90% तेल कंट्रोल कर रहे थे और वो अब अपनी मर्जी से तेल के प्राइस कभी भी बढ़ाते थे। जॉन ने अपनी एक मोनोपोली सेट कर ली थी। लोग स्टैंडर्ड ऑयल को एक ऑक्टोपस कहने लगे थे, क्योंकि एक ऑक्टोपस की तरह ही स्टैंडर्ड ऑयल दूसरी कंपनियों को निगल रहा था। जॉन ने सोचा कि रेलरोड कंपनीज को कमीशन देनी ही क्यों है, क्यों न अपनी एक पाइपलाइन बिछाई जाए। इस बात को सुनने के बाद सभी रेल कंपनीज के मालिक डर गए और सबसे बड़ी रेलरोड कंपनी पेंसिल्वेनिया रेलरोड के मालिक टॉम स्कॉट ने सोचा कि अगर जॉन ने पाइपलाइन बिछाई तो उनकी रेल कंपनी तो बंद हो जाएगी, क्योंकि सारा ऑयल तो जॉन कंट्रोल कर रहे थे। और इसी की वजह से टॉम ने अपनी एक ऑयल कंपनी खोल ली। जॉन को जब इसके बारे में पता चला तब वे टॉम के साथ बिजनेस करना बंद कर दिए और ऑयल के प्राइस इतना ज्यादा कम कर दिए कि टॉम की कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में
में आ गई और टॉम के पास अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के भी पैसे नहीं बचे। इस इंसिडेंट से टॉम को बहुत बड़ा सदमा लगा और 1 साल बाद ही स्ट्रोक की वजह से टॉम की डेथ हो गई। बट टॉम इस वक्त के सबसे पावरफुल आदमी और लगभग जॉन के जितने ही अमीर एंड्रयू कार्नेगी के मेंटर थे। एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका के स्टील इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे थे। एंड्रयू अपने मेंटर टॉम का डेथ का ब्लेम जॉन के ऊपर डाल दिए, जिसके बाद से जॉन और एंड्रयू के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है और ये दुश्मनी कई साल तक चलती है। जॉन का ऑयल का बिजनेस अच्छे से चल रहा था, पर 1879 में एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट कर दिया और इसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि ऑयल की डिमांड फ्यूचर में खत्म हो जाएगी। जॉन ने इस सिचुएशन में पैनिक करने के बजाय कई सारी दूसरे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने लगे और वे चले गए यूएस के सबसे बड़े आयरन माइन को खरीदने, जो कि मेसाबी माउंटेन माइन थी। जॉन इस माइन को खरीदने के बाद फिर से वही पुरानी स्ट्रेटजी यूज किए। जॉन ने आयरन के प्राइस कम कर दिए और मेसाबी माउंटेन से मिलने वाले आयरन बाकी जगहों से क्वालिटी के मामले में भी अच्छा था, जिसकी वजह से जॉन बहुत कम समय में आयरन इंडस्ट्री को भी डोमिनेट करने लगे और इसकी वजह से एंड्रयू कार्नेगी को स्टील बनाने के लिए आयरन की कमी पड़ने लगी। जिसके बाद एंड्रयू को जॉन के पास जाकर एक डील साइन करवानी पड़ी। डील में यह था कि एंड्रयू मेसाबी माउंटेन से निकलने वाले सारे आयरन को जॉन से खरीदेंगे और बदले में एंड्रयू के स्टील जॉन के रेलरोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, वो भी डिस्काउंट पर। थोड़े बहुत नेगोशिएशन के बाद जॉन और एंड्रयू स्टील को साइन करते हैं और दोनों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। बाद में दोनों समझौता किए कि वे लोग एक दूसरे के इंडस्ट्री में फ्यूचर में कभी नहीं इंटरफेयर करेंगे। जॉन को इस डील और अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट से इतना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था कि वे दुनिया के पहले बिलियनर बन जाते हैं। जॉन ने अपनी 97 साल की उम्र में $540 मिलियन का डोनेशन किया था, जो कि इन्फ्लेशन को लेकर ऐड किया जाए तो ये कई बिलियन डॉलर में आएगा। अनफॉर्चुनेटली जॉन का डेथ 1937 में हो जाता है, जिसके बाद उनके सारे बिजनेस उनकी फैमिली रन करने लगी और उनकी फैमिली ने बाद में एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया जो अभी तक कई बिलियन डॉलर डोनेट कर चुकी है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो में अगर कुछ बिजनेस लेसन सीखने को मिले हों तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।